प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। आज हम कक्षा 6 की 3.5 एक्सरसाइज इस लेक्चर में करने जा रहे हैं। हमने पिछले उसमें विभाज्यता के गुण किए थे और अब हम विभाज्यता के कुछ और गुणों के बारे में भी चर्चा करेंगे। आप नोट कर लीजिए। नंबर 1, यदि कोई संख्या किसी, जो पहले गुण हमने नोट किए थे बेटा उन्हीं के साथ ये करना है। यदि कोई संख्या किसी एक संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या उसके गुणनखंडों से भी विभाजित होगी। वह संख्या इस संख्या के प्रत्येक गुणनखंड से भी विभाजित होगी। यानी एक संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित होती है तो वह जिससे विभाजित होती है उसके गुणनखंडों से भी विभाजित होती है। हम उदाहरण के लिए लेते हैं 24 6 से विभाज्य है। 24 जो है 6 से विभाज्य है तो आप 6 के गुणनखंड देखिए। 6 के गुणनखंड क्या है? 2 और 3। अतः 24 2 व 3 से भी विभाजित होगी। 2 और 3 से भी विभाजित होगी। देख लो, चाहे 2 पे भी भाग होती है और 3 पे भाग होती है। कोई और ले लेते उदाहरण। मान लिया कि हम एक संख्या ले लेते हैं 28 और ये किससे विभाजित है? 14 से विभाजित है। 14 से विभाजित है, विभाजित होती है। तो 14 के गुणनखंड क्या है? 1 2 7 और 14। तो 1 और 14 तो ये 1 से तो सारी होती है और 14 ये खुद है ही, तो ये 2 और 7 से भी विभाजित होगी। ये संख्या 28 जो है 2 पे भी विभाजित होगी और 7 पे भी विभाजित होगी। इस प्रकार से यदि कोई एक संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित होती है तो वह संख्या उस दूसरी संख्या के गुणनखंडों से भी विभाजित होगी। दूसरा, इसी में एक नियम और देखिए। यदि कोई संख्या दूसरा नियम इसी में, यदि कोई संख्या किन्हीं 2 सह अभाज्य संख्याओं से विभाजित होती है देखिए, हम पहले कर चुके हैं। सह अभाज्य कौन से होते हैं? दो ऐसी संख्याएं जिनके आपस में एक को छोड़कर कोई और गुणनखंड ना हो, यानी केवल एक ही गुणनखंड, एक ही
उनका साझा गुणनखंड हो और कोई ना हो, वो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। और यदि कोई एक संख्या किन्हीं दो सह अभाज्य संख्याओं से विभाजित होती है तो उसके गुणनफल से भी विभाजित होती है, तो वह संख्या उन सह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से भी विभाजित होती है। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं 21, तो वो 3 और 7 दोनों से विभाजित होती है। ये सह अभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इन दोनों में दोनों अभाज्य हैं और दोनों के अंदर कोई भी साझा गुणनखंड नहीं है, तो इन दोनों के गुणनफल से भी वो विभाजित होगी। 3 और 7 का गुणनफल क्या है? 21, तो 21 से भी गुण विभाजित। मान लिया कि कोई और संख्या ले लेते हैं हम, जैसे 80, 4 और 5, 80 4 और 5 से विभाजित होती हैं, तो ये 4 गुणा 5 20 से भी विभाजित होगी। हम उदाहरण ले रहे थे 40 का 4 और 5 से विभाजित होती हैं, 4 से भी होती है और 5 से भी होती है, तो 4 गुणा 5 ये 20 से भी विभाजित होगी। ध्यान रखने की बात है, ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं, मतलब सह अभाज्य होनी चाहिए। सह अभाज्य का मतलब इनका कोई आपसी गुणनखंड साझा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से कोई भी संख्या दो सह अभाज्य संख्याओं से विभाजित होती है तो सह अभाज्य होती हैं जिनका आपस में केवल एक ही साझा गुणनखंड हो, गुणनखंड एक ही हो, बाकी कोई ना हो। इनका दोनों में एक साझा गुणनखंड क्या है? एक। इसमें क्या है? एक। तो ये देखिए 40 4 और 5 दोनों से विभाजित होता है, तो 4 पंजे 20 से भी ये विभाजित होगा। इस प्रकार से यानी कोई संख्या यदि दो सह अभाज्य संख्याओं से विभाजित होती है तो वह उनके गुणनफल से भी विभाजित होगी। कोई दो संख्याएं हैं और कोई एक संख्या इन दोनों से विभाजित हो, दोनों को विभाजित करती है, तो वह संख्या इनके योग को भी विभाजित करेगी। नोट कीजिए, यदि एक संख्या किन्हीं दो संख्याओं को विभाजित करती है तो वह संख्या उनके योग को भी विभाजित करेगी। यदि कोई भी संख्या है अगर दो संख्याओं को विभाजित करते हो उनके योग को भी करेगी। मान लिया हम उदाहरण ले लेते हैं 20 और 16 को 4 विभाजित करती है, यानी 4 एक ऐसी संख्या जो 20 को विभाजित करती है और 16 को भी, 4 दोनों को विभाजित करते हैं, 4 विभाजित करती है। तो 20 और 16 का योग लीजिए तो बच्चों 36 आया। 4 जो है 36 को भी विभाजित करेगी। और कोई ले लेते हैं हम, कोई और उदाहरण ले लेते हैं। मान लिया कि हम ले लेते हैं एक संख्या है 18 और एक 24, इन दोनों को 6 विभाजित करती है। 6 × 18 6 × 24, तो इन दोनों को जोड़िए 42 आएगा। 18 + 24 तो 6 इस 42 को भी विभाजित करेगी। इसका मतलब ये है। और चौथा नियम एक और कीजिए। अब ये तो था कि यदि कोई एक संख्या 2 को विभाजित करती है तो उनके योग को भी वो विभाजित करेगी। और अब अंतर के लिए है, मान लिया एक संख्या जो है 2 संख्याओं को पर विभाज्य है तो उनके अंतर को भी विभाज्य करेगी। यदि एक संख्या
दो संख्याओं पर विभाज्य है, दो संख्याओं को कर दो सीधा, को विभाजित करती है तो वह उनके अंतर को भी विभाजित करेगी। मतलब कोई एक संख्या दो संख्याओं को विभाजित करती है तो उनके अंतर को भी विभाजित करेगी, और पिछला नियम था उनके योग को भी विभाजित करेगी। चाहे उन संख्याओं को आप जोड़ दो तो भी उस पर भाग जाएंगी, और उनको आपस में घटा दो तो भी उस पर भाग जाएंगी। जैसे हम बात कर लेते हैं कि आप देखिए, वही हम पीछे लिया था कि एक मान लिया संख्या 42 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 18। इन दोनों को अगर आप इन दोनों का अंतर लें, ये दोनों 6 से भाग होती हैं, और इनका अंतर लें तो भी जो है, इनका अंतर ले लो, 42 माइनस 18 कितना आएगा 24, तो इनके अंतर को भी 6 से विभाजित होगा। 42 और 18 दोनों संख्याएं 6 से विभाजित होती हैं, तो इनका अंतर भी 6 से विभाजित होगा, हो रहा है। यानी कि कोई संख्या, सीधी सीधी बात यह है कि इन दो संख्याओं को विभाजित करती हैं तो वो उनके योग को भी विभाजित करेगी और उनके अंतर को भी विभाजित करेगी। अब बच्चों अगला टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं? जो गुणनखंड दूसरी किसी संख्या पर भाग ना होते हो स्वयं को छोड़कर, यानी एक और स्वयं को छोड़कर किसी और पर भाग नहीं होते, तो वो क्या होते हैं? अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का आसान सा तरीका रखेंगे। मान लिया कि हमारे पास एक संख्या ले लेते हैं हम 24, और 24 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो हमारे पास तरीका ये है कि सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड होता है 2। सबसे पहले आपने देखना है क्या वो 2 से भाग होता है, 2 से नहीं तो 3 से देखेंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड लेने केवल, और ये कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, ठीक है ना, 7, 11, 13, 17, इस तरह से जो किसी और पर भाग ना होते हो, ऐसे चलते रहेंगे 19, 23, और ये चलता रहेगा आगे। अभाज्य है ये, किसी स्वयं और एक को छोड़कर किसी पर विभाजित नहीं होते, तो इन्हीं संख्याओं के रूप में किसी भी संख्या को बांट देना, ये अभाज्य गुणनखंड है। आप इसको 2 से भाग दीजिए, 24 को 2 से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 12, फिर 2 से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 6, फिर 2 से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 3। अब ये 2 से भाग नहीं होता, 3 से भाग करेंगे 1, तो 1 तक चलना है। तो इसके 24 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हो गए बच्चों? 24 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 1 नहीं लेंगे क्योंकि 1 अभाज्य संख्याओं में नहीं आता। अभाज्य संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? 2 से। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। हम इसको एक वृक्ष के रूप में, ट्री चार्ट के रूप में, वृक्ष चार्ट के रूप में भी कर सकते हैं कि जैसे 24 के जो है गुणनखंड यूं 12 और 2 के तो आगे होंगे नहीं, इसके फिर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? 3 और 4 के 3 के नहीं होंगे, लेकिन 4 के फिर हो जाएंगे, क्या चीज़? 2 और 2। ये ट्री चार्ट है, यानी कि गुणनखंड वृक्ष है ये। इस प्रकार से भी आपको गुणनखंड वृक्ष के बारे में पूछा जा सकता है। अब आप 3.5 प्रश्नावली का पहला सवाल पे आ जाइए। सत्य और असत्य है। जो हमने भाग अभी विभाजकता की बात की, वही इसमें है विभाजकता वाला 3.5 के अंदर। तो आप 3.5 का पहला ही सवाल हम इसमें है कि यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य हो तो क्या वह 9 से भी विभाज्य होगी? देखिए बच्चों, जो संख्या 3 से विभाज्य हो वो जरूरी नहीं है 9 से होगी। 9 से उसका कोई
लेन देन 9 बड़ी संख्या है। हाँ, जो 9 से विभाज्य होगी वो 3 से जरूर विभाज्य होगी, लेकिन जो संख्या 3 से विभाज्य हो वो 9 से विभाज्य हो ये आवश्यक नहीं है, तो ये असत्य है। यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो क्या वह 3 से भी विभाज्य होगी? हाँ, जो संख्या 9 से विभाज्य होगी वो 3 से भी होगी, क्योंकि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाज्य होती है तो उसके गुणनखंडों से भी विभाजित होती है। और यदि कोई संख्या 9 से विभाजित होती है और 9 का गुणनखंड 3 है तो वो 3 पे भी विभाजित होगी। एक संख्या 18 से विभाज्य होती है तो वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो। एक संख्या 18 से भी विभाज्य होती है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो। नहीं, अगर कोई संख्या 3 और 6 दोनों से विभाज्य होती है तो वो 18 से विभाज्य हो, ये आवश्यक नहीं है। क्योंकि जैसे आप देखिए 12 जो है वो 3 पे विभाजित होता है और 6 पे भी होता है, लेकिन 18 से विभाज्य नहीं है। इसके लिए क्या होने चाहिए? दोनों सह अभाज्य होने चाहिए, और ये दोनों सह अभाज्य नहीं है, क्योंकि इनमें साझा गुणनखंड 3 भी है 1 भी है, तो इस करके ये सह अभाज्य नहीं है। तो ये असत्य है। जो संख्या 3 और 6 से विभाजित होती है वो 18 से हो गई, ये आवश्यक नहीं है। अगर यहाँ पे 3 और 6 की जगह 2 सह अभाज्य होते तो फिर वो उनके गुणनफल से भी विभाजित होती। यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य हो तो वह 90 से विभाजित होगी। यदि एक संख्या, अब आ गया देखो, एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है तो क्या वो 90 से विभाज्य होगी? हाँ, होगी। क्यों? क्योंकि 9 और 10 दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनके अंदर केवल एक ही गुणनखंड है, एक ही साझा गुणनखंड है, जबकि इसमें क्या है 1 और 3 2 साझे गुणनखंड है, तो ये सह अभाज्य नहीं है। तो इसमें जो संख्या 3 और 6 से होगी वो 18 से भाग हो, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन जो 9 और 10 से भाग होगी वो 90 से अवश्य भाग होगी, क्योंकि 9 और 10 दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। यदि 2 संख्याएं सह अभाज्य हों तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। नहीं, ये कोई आवश्यक नहीं है। तो यदि 2 संख्याएं सह अभाज्य हैं तो इनमें से कम एक संख्या अवश्य ही अभाज्य होगी, ये कोई आवश्यक नहीं है। यदि 2 संख्याएं सह अभाज्य हों तो उनके अंदर कम से कम एक अभाज्य होगी, ये आवश्यक नहीं है, ये जरूरी नहीं है। अगला देखिए, जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं 8 और 9 दोनों सह अभाज्य हैं, लेकिन इनमें से एक भी अभाज्य नहीं है। ये तो दोनों ही भाज्य संख्याएं हैं। ये 2 से भाग होती है, 4 से होता है, ये 3 से होता है। तो इस करके अगर कोई 2 सह अभाज्य हों तो उनमें से कम एक अभाज्य होगी, ये आवश्यक नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य विभाज्य होंगी? नहीं, 4 से विभाज्य संख्याएं 8 से विभाज्य हों ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि 4 से 4 विभाज्य होता है लेकिन 8 से नहीं होता 4 विभाज्य। 4 से कौन सी संख्या विभाज्य है? 4। क्या ये 4 8 से विभाज्य है? नहीं है, तो ये असत्य है। 8 से विभाज्य होने वाली संख्याएं 4 से विभाजित होंगी। हाँ, 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं 4 से अवश्य विभाजित होंगी। जैसे 8 से विभाज्य होने वाली संख्याएं क्या है? 8, 16, 24, 32 और इस तरह से ये सभी 4 से भी विभाजित होंगी। लेकिन 4 से विभाज्य संख्याएं जैसे है 4, 8, 12, 16, 20, ये 8 से विभाजित हो आवश्यक नहीं है, क्योंकि 4 4 से विभाजित होता है, 12 4 से विभाजित होता है, 20 4 से विभाजित होता है, लेकिन ये तीनों संख्याएं 8 से विभाजित नहीं होती हैं। लेकिन जो 8 से विभाजित होंगी वो सभी 4 से अवश्य विभाजित होंगी। यदि कोई संख्या 2 संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो उनके योग को भी विभाजित करेगी। हाँ, सत्य है। यदि कोई संख्या, हमने ये नियम किया भी था, यदि कोई संख्या
दो संख्याओं को अलग अलग विभाजित करती है तो उनके योग को भी विभाजित करेगी और उनके अंतर को भी विभाजित करेगी, दोनों को करेगी। यदि दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है तो वह उनके दोनों संख्याओं को अलग अलग विभाजित करेगी नहीं, ये आवश्यक नहीं है। यदि कोई एक संख्या दो संख्याओं के योग को विभाजित करती हो तो उनको अलग अलग भी करेगी नहीं। जैसे 12 जो है वो 6 और 6 से मिलके बना होता है, 12 जो है 10 और 2 से मिलके बना होता है, ये 12 4 से विभाजित होता है, लेकिन ना 6 होता है, ना 2 होता है और ना 10 होता है। ये कोई भी 4 से विभाजित नहीं है, लेकिन 12 जो है 4 से विभाजित होता है और उसके अलग अलग संख्याओं पर वो 4 से विभाजित नहीं होते। सवाल नंबर 2 ये है बेटा कि 60 के गुणनखंड दे रखे हैं हमें, यहाँ पे ट्री चार्ट दे रखा है, गुणनखंड वृक्ष 6 और 10, फिर दे रखा है इसका गुणनखंड चार्ट, इसका भी गुणनखंड वृक्ष यहाँ पे क्या आएगा। इसका दे रखा है आपको 5 और यहाँ क्या आएगा, इधर 5 और यहाँ पे क्या आएगा। तो आप समझ गए होंगे 60 के गुणनखंड किए 6 गुणा 10, 6 गुणा 10 60 हो गया, 6 इसके 60 के दो गुणनखंड बने 6 और 10, और 6 के दो गुणनखंड क्या होते हैं 2 और 3 आएगा। 10 के क्या गुणनखंड होते हैं 5 और 2, 10 आएगा। 60 के दो गुणनखंड 6 और 10, और इसी तरह फिर 6 के दो गुणनखंड 2 और ये दे रखा था प्रश्न चिन्ह, तो इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए 2 और 3। 10 के दो गुणनखंड 5 और प्रश्न चिन्ह था, यहाँ पे क्या आएगा 2। तो इस प्रकार से आपने इसको यहाँ पे ट्री चार्ट को पूरा करना है। ठीक इसी तरह दे रखा है 60 का, एक और दे रखा है 60 का ही, 60 का दिया हुआ है 30 और यहाँ पे दे रखा है प्रश्न चिन्ह, और 30 के ऊपर यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दे रखा है, फिर 30 के ऊपर आगे दे रखा है यहाँ प्रश्न चिन्ह है, और 30 के यहाँ पे दे रखा है इन्होंने 10, और फिर 10 के फिर प्रश्न चिन्ह दे रखे हैं। और आपको पता है आप क्या लगाएंगे, देखिए 60 के दो गुणनखंड 30, एक 30 और दूसरा क्या बनेगा फिर 60 पूरा करने के लिए 2। यहाँ फिर 30 के दो गुणनखंड, एक जगह 10 तो दूसरी जगह क्या आना चाहिए 3, 10 तिया 30। अब 10 के दो गुणनखंड क्या आएंगे 2 और 5। तो इस प्रकार से आपने इसको पूरा करना है। अगला सवाल तीसरा, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता। एक भाज्य संख्या के गुणनखंडों में एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में कौन से गुणनखंडों को शामिल नहीं किया जाता। देखिए बच्चों, कौन से गुणनखंड शामिल नहीं होते हैं यदि हम किसी एक भाज्य संख्या के गुणनखंड करते हैं। आप देखिए, हम एक भाज्य संख्या लेते हैं, कोई भी ले लिया हमने, मान लिया कि यहीं पे 60 ले रखा था हमने, 60 ले लिया। 60 के गुणनखंड करो, 60 के गुणनखंड क्या बनेगा, एक तो सबका गुणनखंड होता ही है। गुणनखंड करो, अभी मैं अभाज्य गुणनखंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं गुणनखंड के। एक तो इसका गुणनखंड बनेगा 1 और 60, फिर इसको 2 से कर सकते हैं तो 2 और 30, 3 से कर सकते हैं 3 और 20, 4 से कर सकते हैं 4 और 15, फिर 5 से कर सकते हैं 5 और 12, 6 से कर सकते हैं, और फिर ये गुणनखंड बनेंगे। तो 60 के गुणनखंड क्या बनेंगे, 60 के बनेंगे 1 2 3 4 5 6 10 12 15
20, 30, 60। और अगर इसको हम गुणा के रूप में लिखें सभी गुणनखंडों को, ये गुणनखंड है, बहुत सारे गुणनखंड हैं। अब ये कहते हैं कि किन अभाज्य गुणनखंड करने हो, तो देखो ये अभाज्य गुणनखंड करने हो तो कौन से गुणनखंडों को शामिल किया जाता? एक तो एक को नहीं किया जाता, और एक जितने भी भाज्य गुणनखंड हैं उनको किसी को शामिल हम नहीं करते हैं, उनको शामिल नहीं करते। तो जितने भी भाज्य गुणनखंड होते हैं उनको शामिल नहीं करते, एक को शामिल नहीं करते, उस खुद संख्या को शामिल नहीं करते। तो ये चीजें होती है कि हम किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो भाज्य को तो करेंगे ही नहीं करेंगे, और किसको नहीं करेंगे? उस खुद संख्या को भी नहीं करेंगे और एक को नहीं करेंगे। तो किस किस को नहीं करते हम? अब 60 के गुणनखंड बनाइए। सभी अभाज्य गुणनखंड बनाने का तरीका क्या है? हम यहां से शुरू करते हैं, पहले 2 से 30, 2 से 15, फिर अब 2 पे नहीं जाता तो 3 पे जाएगा, 5, अब 3 पे भी नहीं जाता, 5 पे जाएगा, 1 आ गया। अब हम इसके 60 के गुणनखंड क्या लिखेंगे? 60 के हम गुणनखंड ऐसे लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। एक नहीं लिखेंगे और इस खुद को भी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये अभाज्य में नहीं आते हैं, एक अभाज्य में नहीं है, तो हम एक को नहीं लेंगे, उस संख्या खुद को भी नहीं लेंगे जो उसके अभाज्य गुणनखंड जब लिखते हैं। तो हम, इसने पूछा है कि एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता, यानी हम किन को उसमें शामिल नहीं करते हैं। तो एक तो हम एक को शामिल नहीं करते और दूसरी उस स्वयं संख्या को शामिल नहीं करते। किस किस को? एक को और स्वयं संख्या को शामिल नहीं करते। चौथा सवाल, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। चौथा सवाल क्या है बच्चों? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? पहले तो सबसे पहली बात यह है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? बताइए, शाबाश, सोचिए। आप सोच सकते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है। और अब इन 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे। तो लिखने का तरीका यही है बच्चों कि आप पहले ऐसे कीजिए, फिर आप देखिए क्या ये 2 से भाग जाता है? नहीं जाता। तो फिर देखिए क्या 3 से भाग जाता है? हाँ जाता है। तो 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9। फिर देखो, फिर 3 से जाता है? हाँ जाता है, 1 1 1। फिर देखो 3 से जाता है? नहीं जाता। 4 से जाता है? नहीं। 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, 11 से जाता है। 11 एकम 11, क्योंकि वैसे भी हमने किससे लेना है? बीच में और तो करना ही, या तो 2 से देखना है या 3 से देखना है, उसके बाद 5 से देखना है, फिर 7 से देखना है, फिर 11 से देखना है। बीच में जो 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आया, 9 10, इसको नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? क्योंकि वो अभाज्य नहीं है। हमें तो 2 पे देखना था, 2 पे नहीं गया, तो फिर 3 पे देख लिया, 3 पे यहाँ तक गया, फिर 3 के बाद 5 पे ये नहीं जाता, 7 पे नहीं जाता, तो 11 पे देखा, 11 पे जा रहा है। 11 एकम 11, 0, 11 एकम 11। फिर आ गया 101। 101 भी स्वयं अभाज्य है, तो ये इसके गुणनखंड बन गए। 9999 के गुणनखंड बने, अभाज्य गुणनखंड 11 गुणा 101, 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 101। इसी तरह से आपने 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है और उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में करना है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या शाबाश, आपको पता है, ये बन गई। और इसके आपने इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। ये 2 पे जाएगा, फिर भी 2 पे जाएगा, इस तरह से आपने 2 से शुरू करके इसके स्वयं गुणनखंड बनाने हैं और आप ये खुद करेंगे। छठा सवाल और मैं कर देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। सवाल नंबर 6।
छठा सवाल है 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, और यदि इनमें कोई संबंध हो तो बताइए। 1729 के गुणनखंड करने हैं और उसको फिर आरोही क्रम में लिखना है। 1729 के गुणनखंड पहले देखिए आप, क्या ये 2 से जाता है बच्चों? पहले आप देखो, क्या ये 2 से जाता है? 2 से नहीं जाता है। तो फिर आप देखिए कितने पे जाता है? 3 पे जाता है? 3 पे भी नहीं जाता। 3 के बाद 2, 3 के बाद होता है 5, 5 पे नहीं जाता क्योंकि 5 का विभाजन है ही नहीं। फिर इसके बाद देखो ये 7 पे जाता है, 7 पे जा रहा है। 7 दूनी 14, 3 बचेंगे ना, देखो 7 दूनी 14, तो हाँ 3 बचेगी और 3 और ये हो जाएगा 32, तो 7 चौके 28, 4 बचेंगे, 7 7 49। अब देखो फिर 7 पे जाता है? नहीं जाता। तो 7 के बाद क्या आता है? 11, 11 पे जाता है? 11 पे भी नहीं जाता। 11 के बाद आता है 13, 13 पे जाता है? हाँ 13 पे जा रहा है। 13 एकम 13 और फिर बच गए 11, 13 निमा 117, और फिर ये 19 भी अभाज्य किसी पे नहीं जाता। तो 1729 के गुणनखंड हो गए 7 गुणा 13 गुणा 19, और इसको आरोही क्रम में लिखना है। ये आरोही में लिख दिया, पहले सब छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। और फिर इनके बीच में क्या संबंध है? इनका अंतर देखो 6 का अंतर है, इसमें भी 6, 7, 13 और 19 अंतर देखिए इसमें, इनमें 6 का अंतर है। इनका संबंध ये है। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। आप इन सभी सवालों को कीजिएगा। लेक्चर एक बार समझ में ना आए तो उसको 2-3 बार सुनो तो वो बिल्कुल आपको समझ में आएगा, और मुझे आशा है आप इसको करके छोड़ेंगे। हैव ए नाइस डे।